मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी अपने घर पर मस्त एवं स्वस्थ होंगे। हम अपनी हिंदी साहित्य पुस्तक का पाठ 2 काकी का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ रहा है हम उसको एक बार दोहरा लेते हैं। काकी कहानी है एक छोटे बच्चे श्यामू की, जिसकी माँ का देहांत हो जाता है। वह अपनी माँ को काकी बुलाया करता है। वह बहुत छोटा रहता है, इसलिए उसे देह संस्कार में नहीं ले जाया जाता, लेकिन उसे बता दिया जाता है कि उसकी माँ राम के घर जा चुकी है। इसके बाद कई दिनों तक वह रोता रहता है। धीरे धीरे उसका रोना तो बंद हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की पीड़ा समाप्त नहीं होती है। एक दिन वह बैठा हुआ आकाश को ताकता रहता है। आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखकर वह कुछ सोचता है और अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर पतंग और डोरी लाने की प्रार्थना करता है। विश्वेश्वर जी खुद बहुत दुखी रहते हैं, इसलिए वह उसकी बात को सुनते हैं और कह देते हैं कि वह मंगवा देंगे, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान दिया ही नहीं था। श्यामू विश्वेश्वर जी की कोट से 25 पैसे चवन्नी चुराता है और ले जाकर अपनी सुखिया दासी के बेटे भोला को दे देता है और कहता है कि चुपचाप एक पतंग और एक डोर लेकर आ जाए। भोला पतंग और डोर ले आता है। दोनों एक अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं और पतंग में डोर बांधने लगते हैं। तब श्यामू भोला को बताता है कि इस पतंग के द्वारा वह काकी को वापस नीचे लाना चाहता है। भोला उसे सलाह देता है कि यह रस्सी पतली है और टूटने का डर रहेगा, इसलिए हमें मोटी रस्सी का इंतजाम करना होगा। श्यामू को भी यह बात बिल्कुल सही लगती है। रात भर वह बहुत सोचता है कि किस तरह से वह रस्सी का इंतजाम करे। दूसरे दिन वह फिर विश्वेश्वर जी की कोट से 1 रुपया चुराता है और भोला को ले जाकर देता है और कहता है कि इस बार 2 मोटी रस्सी लेकर आ जाए, क्योंकि एक रस्सी छोटी पड़ सकती है। हम आगे देखते हैं। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। अब भोला रस्सी ले आता है और पतंग उनके पास रहती ही है। इसके बाद वो दोनों एक वापस अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं। इस बार जो श्यामू रहता है अपने जवाहर भैया से काकी नाम की एक चिट बनवा के ले आता है, जो वो पतंग पर चिपका देते हैं। इसके बाद वे पतंग में डोर बांधने, रस्सी बांधने लगते हैं। जब वे काम कर रहे होते हैं तभी अचानक बहुत गुस्से में वहां पर विश्वेश्वर जी आ पहुंचते हैं। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया, शुभ कार्य में विघ्न। यहाँ पर शुभ कार्य क्या चलता है कि वे पतंग में रस्सी बांधते हैं ताकि काकी नीचे आ सके। तो काकी का नीचे आना एक शुभ कार्य की तरह माना गया है और उसमें विघ्न अर्थात बाधा या रुकावट, और विश्वेश्वर जी का अचानक आ जाना एक रुकावट के समान था उस कार्य में। वे काफी क्रोधित रहते हैं और गुस्से में दोनों से पूछते हैं कि किसने उनकी कोट से रुपए चुराए हैं। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाले थे। अब भोला देखता है कि विश्वेश्वर जी काफी गुस्से में है, इसलिए वो जैसे ही एक बार सिर्फ एक सेंटेंस पूछते हैं तो वो डर के मारे बता देता है। मुखबिर हो जाना मतलब भेद खोल देना। मुखबिर अर्थात भेद खोलने वाला। यहाँ पर भेद क्या था कि वो चुपचाप चोरी करके रस्सी और पतंग लाते हैं और उस पतंग में डोरी बांधते रहते हैं। तो वह एक ही डांट में सब बता देता है कि यह पैसे श्यामू भैया ने चुराए थे और इन्होंने उस पैसे से पतंग और रस्सी लाने के लिए कहा था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई है? क्योंकि विश्वेश्वर जी को जैसे ही मालूम पड़ता है कि श्यामू ने चोरी की है, वो भी पतंग और रस्सी मंगाने के लिए, तो उन्हें और गुस्सा आता है। वो गुस्से में बिना कुछ पूछे
शामू को 2 तमाचे मार देते हैं और उससे कहते हैं कि इस तरह चोरी सीख करके आप तुम जेल भी जाओगे। और फिर से उसको 2-3 तमाचे फिर से मारते हैं, उसका कान मरोड़ते हैं और फिर उनका ध्यान वहां रखी हुई मोटी रस्सियों पर जाता है। तो वे पूछते हैं कि यह रस्सियां किसने मंगाई है। तब भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। तब भोला जल्दी बता देता क्योंकि उसके सामने ही शामू की पिटाई लगी रहती है, तो वह डर ही जाता है और फटाफट बता देता है कि यह जो काम है ये शामू भैया के कहने पर हो रहा है। इनका कहना था कि हम पतंग में रस्सी बांधेंगे और उससे हम काकी को नीचे बुलाएंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। अब जैसे यह बात विश्वेश्वर सुनते हैं तो वह चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। और उस फटी हुई पतंग को जब वे उठाकर देखते हैं तो उनका ध्यान जाता है कि उस पर लिखा हुआ रहता है, कागज चिपका रहता है जिस पर लिखा हुआ रहता है काकी। उन्हें आत्मग्लानि होती है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें एहसास होता है कि इस बच्चे को उसकी माता की कितनी जरूरत है और ऐसे वक्त उन्हें उस बच्चे को और ज्यादा प्यार करना चाहिए जबकि वे उसकी उपेक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार हमारी कहानी खत्म होती है। इस कहानी को एक बार हम संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। शामू अपनी माँ को काकी बोलता था। एक दिन सुबह सुबह शामू उठता है तो उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वह बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी काकी जमीन पर एक कपड़ा ओढ़े हुए लेटी हुई है और सारे घर के लोग उन्हें घेर कर खड़े हुए हैं और विलाप कर रहे हैं। जैसे ही लोग उसकी काकी को शमशान ले जाने लगते हैं, वह अपनी काकी को पकड़ लेता है और लोगों को ले जाने से मना करता है। शामू को घर पर ही छोड़कर उसकी काकी का देह संस्कार कर दिया जाता है। बड़े बुजुर्ग शामू को समझा देते हैं कि उसकी काकी मामा के घर गई है, लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा उसे पता लग जाता है कि उसकी काकी राम के घर गई है। वह उदास रहने लगता है और अक्सर आकाश की ओर निहारता रहता है, शायद वो अपनी माँ को तलाशता रहता है। एक दिन जब वह गुमसुम उदास सा बैठा था, उसने आकाश में उड़ती पतंगों को देखा और कुछ सोचकर वह खुश हो गया। वह अपने पिता के पास गया और उनसे कहा कि वे उसे एक पतंग लाकर दे दे। पिता ने उससे कहा कि वे मंगा देंगे और इस बात को भूल गए। पतंग नहीं आई, इसलिए शामू ने विश्वेश्वर जी की कोट से कुछ पैसे निकाले और पैसे निकालकर वह अपने सुखिया दासी के बेटे भोला के पास पहुंचा। उसने भोला से कहा कि उसे चुपचाप एक पतंग और एक रस्सी लाकर दे दो। भोला पतंग और रस्सी लेकर आ गया। दोनों एक कमरे में पहुंचे और पतंग में डोर बांधने लगे। तब शामू ने बताया कि इस पतंग द्वारा वह अपनी काकी को नीचे लाना चाहता है। भोला ने कहा कि यह रस्सी पतली है और रस्सी रास्ते में टूट सकती है, इसलिए मोटी रस्सी की आवश्यकता होगी। यह सुनकर शामू बहुत गंभीर हो गया और सोचने लगा कि अब वह मोटी रस्सी का इंतजाम कैसे और कहां से करेगा। रात भर सोचने के बाद फिर शामू ने विश्वेश्वर जी की कोट से पैसे निकाले। 1 रुपया ले जाकर
भोला से कहा कि 2 मोटी रस्सी ले आना, क्योंकि एक रस्सी छोटी पड़ सकती है। भोला रस्सी ले आया और दोनों पतंग में रस्सी बांधने के लिए फिर कमरे में पहुंच गए। जब वे दोनों यह कार्य कर रहे थे तब विश्वेश्वर जी वहां पहुंचे और उन्होंने गुस्से में दोनों से पूछा कि तुमने पैसे निकाले हैं? तब डर के मारे भोला ने बता दिया कि शामू भैया ने निकाले थे। यह बात सुनकर विश्वेश्वर जी ने शामू को 2 तमाचे मारे और कहा कि जेल जाओगे। यही नहीं, उसकी पतंग भी फाड़ दी। जब उनका ध्यान वहां रखी रस्सियों पर गया तो उन्होंने पूछा कि यह रस्सियां किसने मंगवाई है। तब भोला ने बता दिया कि यह रस्सियां शामू भैया ने मंगवाई है, क्योंकि वे चाहते हैं कि इस पतंग से काकी को नीचे लाएंगे। जब विश्वेश्वर ने पतंग की ओर देखा तो पतंग पर लिखा था काकी। यह देखकर वे हतबुद्धि से खड़े रह गए। अब हम एक बार कहानी का उद्देश्य, शीर्षक और पात्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो कहानी है काकी, वह एक भावनात्मक कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी में बालक की वेदना, संवेदनशीलता और कोमलता को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मातृहीन बालक की वेदना को दिखाना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी में एक ओर तो बालक की मातृ वियोग की पीड़ा को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है, वहीं बड़ों की उपेक्षा के परिणाम पर भी प्रकाश डाला गया है। तो ये कहानी का उद्देश्य था। अब हम देखते हैं कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त और उत्सुकता भरा हुआ है। शामू अपनी माँ को काकी बोला करता था, जिनकी मृत्यु हो जाती है और शामू उन्हें बहुत याद करता है। उनकी याद में ही वह चोरी करता है और चोरी करने के बाद उन्हें लाने का प्रयास किया जाता है। विश्वेश्वर जी भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी उमा की मृत्यु हो जाती है। यानी कि काकी जो थी वह प्रत्यक्ष रूप से कहानी में नहीं थी, लेकिन कहानी की सारी घटनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। यानी कि वह कहानी में नहीं होकर भी सबसे मुख्य पात्र हैं और इस वजह से यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक एवं उचित सिद्ध होता है। अब हम कहानी के तीनों चरित्रों को एक बार देख लेंगे, तीनों पात्रों को एक बार देख लेंगे। पहला पात्र शामू। शामू एक नादान, मासूम एवं भावुक बालक है। माँ की मृत्यु के कारण वह बहुत दुखी रहने लगता है, बाल सुलभ कल्पनाएं करने लगता है, अपनी काकी को फिर से लाना चाहता है, जन्म मृत्यु के जीवन चक्र से पूर्णतः अनभिज्ञ होता है। उससे माँ को बुलाने की अधीरता दिखाई देती है। हमारा जो दूसरा पात्र है इस कहानी का है वह है भोला। भोला सुखिया दासी का बेटा रहता है जो शामू की उम्र का ही रहता है। वह शामू की योजना में एक सच्चे मित्र की तरह सहायता करता है। उसे शामू से थोड़ा समझदार बताया गया है, इसलिए वह योजना को सफल करने के लिए अपनी सलाह भी देता है और अंत में विश्वेश्वर की डांट से डर कर वह सारे राज, सारी बातें विश्वेश्वर जी को बता देता है। इस कहानी का तीसरा पात्र है विश्वेश्वर जी, जो कि शामू के पिता हैं, जो स्वयं बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी पत्नी उमा का देहांत हो जाता है और इस वजह से वह एक पिता के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और शामू की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते हैं। वह थोड़े उग्र स्वभाव के बताए हैं और उनमें धैर्य की कमी को बताया गया है। जब वे आते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि शामू ने चोरी की है तो वह बिना कारण जाने उसे मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें थोड़ा सा क्रोधित स्वभाव का भी बताया गया है, लेकिन अंत में सच्चाई जानकर उन्हें आत्मग्लानि का अनुभव होता है और एहसास होता है कि एक बच्चे को उसकी माता की कितनी जरूरत है
और ऐसे वक्त उन्हें अपने बच्चे को और अधिक समय देना चाहिए। तो इस प्रकार इस कहानी के तीनों चरित्रों को हमने देख लिया है। यह कहानी बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को आपको दिया जा रहा है, आप उन्हें पढ़िए और इस कहानी को फिर से दोहराइए।